Welcome students. Today we are going to discuss combination of resistance. What do you mean by combination? Combination means to combine. And in physics, the resistance can be combined in two ways. Either we can combine them in series or we can combine them in parallel. And there is also a third category which is known as mixed combination, in which both series and combination comes together in a particular circuit. But in this class you have only series and parallel combination. So let's begin. What do you mean by series combination? Series means in a line. In a line. Suppose if you have n number of resistances and which are connected back to back, अगर एक के पीछे एक अगर वो जुड़े हुए हैं, और कितने रेजिस्टर्स जुड़े हैं, एन रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इफ एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, then the net resistance is equal to the sum of their individual resistances. तो नेट रेजिस्टेंस जो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, सब की इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी. ठीक है ना. अब मान लीजिए ये तीनों एक ही हैं, मतलब सेम रेजिस्टेंस है, ये तीन रजिस्टर है, उन तीनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन सबको ऐड करना है. तो मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3R, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो वैसे ये है RS द रेजिस्टेंस इन सीरीज, और N द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और R द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें आता है. क्लियर है. अब जैसे ये सर्किट डायग्राम में देखिए नीचे, इसमें ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट कर रखी है. ठीक है ना. और इन सब के अक्रॉस हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा लोड के पैरेलल में लगता है. ठीक है ना. और एम मीटर हमेशा लोड के सीरीज में जुड़ता है. ठीक है. तो इन सीरीज करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट. तो जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ने से जो करंट जो फ्लो होगा, अब जैसे ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन ये होगी. तो करंट देखिए यहाँ पे सिंगल एक ही पाथ मिल रहा है, इसको यहीं से जाएगा करंट. ठीक है ना. तो यानी कि करंट जो है एक ही रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा. तो करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट. पूरे सर्किट में एक ही करंट रहता है सीरीज में. लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा. लेकिन ओवरऑल जो वोल्ट पोटेंशियल है वो, जैसे इसका V हमने पोटेंशियल दे रखा है, तो वो V जो है वो तीनों को मिला के होगा. ठीक है. द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स. तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसका सम मिलके हो जाएगा सबका. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए हमने V पोटेंशियल यहाँ दे रखा है, तो अब पोटेंशियल R1 के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, V1, R2 के अक्रॉस हो रहा है V2, R3 के अक्रॉस हो रहा है V3. तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू V, क्योंकि टोटल पोटेंशियल हम ये दे रहे हैं. ठीक है ना. तो वही बोला है कि जो टोटल पोटेंशियल है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर. इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबका सम करके निकालेंगे. ठीक है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन जो करंट होगा वो सेम होगा. ठीक है ना. तो ये किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है. ठीक है ना. इन सीरीज the equivalent resistance is greater than the greatest individual resistor in the circuit. कहने का मतलब क्या है कि सीरीज के अंदर क्योंकि हम सारी रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी उससे भी ज़्यादा आएगी वैल्यू.
अंडरस्टूड सी बात है। जैसे मान लीजिए इस R1 की वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम और R3 की वैल्यू है 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मैंने कहा था सम हो जाता है सीरीज में रेजिस्टेंस का। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 6। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी थी? 3 थी ना, 3 ओम। तो हम क्या कहते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा विल बी द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर इन द सर्किट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में जितनी भी रेजिस्टेंस ली थी उसमें से जो वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो 3 से भी ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। अब ये सेम वही पीछे वाला सर्किट ही है, पोटेंशियल हमने V दिया है, करंट जो है फ्लो हो रहा है। अभी 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे R1, R2, R3, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है? V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, और तीनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? V के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो V पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? V1 + V2 + V3 हो जाएगा। और करंट जो फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, इन तीनों रेजिस्टेंस के बजाय हमें एक सिंगल वैल्यू निकालने की, सिंगल रेजिस्टेंस कितनी ऑफर होगी। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना। ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, हमें तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जिसे हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है जिसमें हमें R इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? V जो टोटल पोटेंशियल है किसके बराबर है? V1 + V2 + V3। तो और हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR एज पर ओम्स लॉ। तो V1 क्या हो जाएगा? V1 I R1, V2 क्या हो जाएगा? V2 I R2, और V3 क्या हो जाएगा? V3 I R3। अब आप बोलोगे सर ये 1 1 सब 2 2 3 3 ले लिए, लेकिन करंट को वहीं रखा है I। क्यों? क्योंकि करंट तो भैया सेम है, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। यही हमने पीछे इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इन सीरीज करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। करंट जो होता है सेम होता है, यानी कि करंट की वैल्यू I है तो थ्रू आउट I ही रहेगी। R1 के अक्रॉस भी कितना करंट है? I। R2 के अक्रॉस भी कितना करंट है? I। R3 के अक्रॉस भी कितना करंट है? I। तो करंट सेम है, इसलिए करंट के साथ हमने 1 2 3 नहीं लगाया, करंट हमने सेम रखा है I, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है? सिंपली ये जो वैल्यूज है V1 की जगह क्या पुट करना है? IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, तो वैल्यूज पुट कर दो तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें I इसको कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हमने कॉमन ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया V/I R1 + R2 + R3। अब V/I किसके बराबर होता है? तो V/I किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। तो हमने यहाँ रख दिया R एज पर ओम्स लॉ। तो देखिए R, ये R क्या है? इक्विवेलेंट है ये, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसके बराबर है? R1 + R2 + R3। यानी कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या होगा? सम होगा। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, कुछ वैल्यू है n, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, R1 + R2 ++++ अप टू Rn, सबकी रेजिस्टेंस वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो ये पॉइंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, जो भी ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर इसमें होगा उससे ही बड़ी होगी वो, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस को देखिए इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सारी रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट जो हमने सीरीज में पढ़ा था उसका उल्टा चलता है इसमें पैरेलल में, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ दिए, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। अगर हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हमने पैरेलल में जोड़ दिए विद ईच अदर, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो सबके
सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का हम सम करेंगे, लेकिन सम किस फॉर्म में करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है ना, 1/n की फॉर्म में उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। जबकि सीरीज में हम क्या करते थे, सिंपली ऐड करते थे, लेकिन इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म में उन सबको ऐड करेंगे। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। जबकि सीरीज में क्या था, करंट सेम था, लेकिन पैरेलल में क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा पूरे सर्किट में, और करंट क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और वहां पे करंट सेम था, यहां करंट डिफरेंट हो जाएगा। इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉलर होगा देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर इन द सर्किट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, जैसे R1 है, R2 है, R3, तो इसमें से जो सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी, जैसे R1 की मान लीजिए सबसे कम वैल्यू है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 से भी कम आएगा। जबकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आता है, जबकि पैरेलल में ये उल्टा हो जाता है। तो ये देखिए सर्किट में ये तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ये सारी की सारी क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो करंट जो जा रहा है I, बैटरी से कितना करंट निकला, I करंट निकला। अब ये करंट यहाँ जा रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे तीन ब्रांचेज यहाँ अलग अलग हो गई, तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1, I2 और I3। ये देखिए करंट अलग अलग हो गया, ठीक है ना। फिर इन ब्रांचेज में से होकर जाएगा, तो R1 में कितना करंट गया, I1, R2 में कितना करंट गया, I2, R3 में कितना करंट गया, I3, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आने के बाद ये करंट फिर से कंबाइंड हो गया, तो यानी कि I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए पैरेलल में करंट अलग अलग हो रहा है, जबकि सीरीज में करंट सेम था, ठीक है ना। तो करंट, इसका मतलब जितनी ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगे तो करंट उसी हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। या रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल R1, R2, R3 सबके अक्रॉस सेम है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसके अक्रॉस भी हमने ये R1 ये पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, सेम इसके इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव, तो यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, ठीक है ना। और किसके बराबर है, V के बराबर है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन करंट जो है अलग अलग होता है। तो जो चीज़ अलग है वो हम लेके चलेंगे, जैसे करंट इसमें अलग है, तो करंट क्या है, टोटल करंट I है, किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो एज पर ओम्स लॉ में पता है I क्या होता है, V/R, ठीक है ना। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, ऐसे I2 क्या हो जाएगा, V/R2, I3 क्या हो जाएगा, V/R3। तो अब देखिए I1 किसके अक्रॉस है, R1 के, I2 R2 के अक्रॉस है, I3 R3 के अक्रॉस है, लेकिन सब में जो है पोटेंशियल V ये हमने सेम लिया है, V1 V2 V3 नहीं लिया हमने। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है सेम है, क्योंकि यही पोटेंशियल जो है वो एज इट इज, देखिए ये नोड देखिए आप, R1 के अक्रॉस भी जा रहा है, यही पोटेंशियल R2 के अक्रॉस भी जा रहा है, और यही पोटेंशियल जो है R3 के अक्रॉस भी जा रहा है। क्लियर है, तो पोटेंशियल आपका सेम चलेगा। तो अब क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है आपको, और इसमें से जो V है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, और ये I/V आ जाएगा नीचे इसके। तो I/V कितना होता है, 1/R, तो 1/R क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही था कि जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में ऐड होते हैं। तो यही था हमारा पहला पॉइंट, इफ n number of resistances of equal resistance are connected in parallel with each other, then the net resistance is equal to the sum of reciprocals of the individual resistances। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की फॉर्म में वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। इन तीनों रेजिस्टेंस के कंपेरेटिवली हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दिया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये, तो फॉर n, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने ले लिए, तो 3 लिए थे हमने, अगर हम ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले लें तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस ये 1/Rn तक चला जाएगा, ठीक है ना। अब नोट करने वाली बात क्या है इसमें, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमेशा
कम होता है। किससे कम होता है? जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर की जो वैल्यू होगी उससे भी कम हो। जैसे मान लीजिए इसकी 1 है ओम, इसकी R2 की वैल्यू 2 ओम है, R3 की वैल्यू 3 ओम है, तो जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो जो इनमें से सबसे कम है, सबसे कम किसकी है? 1 ओम, तो इससे भी कम आएगी वैल्यू। क्लियर है? लेकिन सीरीज में क्या होता था, जो सबसे बड़ी होती थी उससे भी ज्यादा आती थी। ओके, अब देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब फायदे और नुकसान क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के। फ्रिल्स ऑफ बल्ब्स यूज्ड एट दिवाली और इन मैरिज पार्टी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो दिवाली में जो लाइटनिंग वगैरह जो यूज होती है, शादी वगैरह में जो लाइटनिंग हम यूज करते हैं, जैसे मिर्ची लाइट जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है, तो वो सारी की सारी किस में कनेक्टेड होती हैं? सीरीज में कनेक्ट होती हैं। क्योंकि आपने देखा है वो काफ़ी सारी होती है, काउंटिंग में कम से कम हज़ारों में होती है वो लाइट। तो अगर सबको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो सबको आपको इंडिविजुअली पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तो इतना तो पॉसिबल है नहीं, बहुत मोटी केबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन सबको हम क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑपरेटेड बाय ए सिंगल स्विच, और एक सिंगल स्विच से हम उसको ऑपरेट करते हैं। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट ए सेपरेट स्विच फॉर ईच बल्ब, क्योंकि हर एक एलईडी बल्ब के लिए सेपरेट स्विच लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स, क्योंकि उसमें बल्ब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन सबको सीरीज में जोड़ देते हैं। क्लियर है? If two or more electric appliances connected in series and if one of them fuse or breaks, then all other appliances will also not work. अब सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक भी अप्लायंस अगर काम करना बंद कर देता है, जैसे मान लीजिए 3 अप्लायंसेज हैं, R1, R2 और R3, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो अगर बाई चांस अगर R2 मान लीजिए खराब हो गए, 3 बल्ब हैं और R2 जो बल्ब है वो खराब हो गया, तो जब ये बल्ब खराब हो जाएगा, इसका फिलामेंट मान लीजिए ब्रेक हो गया, तो जो करंट की जो सप्लाई चेन है वो भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर एक भी अगर आपका इसमें डिवाइस अगर खराब हो जाता है तो आपका करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो उस केस में बाकी के जो अप्लायंसेज है R1, R3 वो भी आपके ऑन नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज में, कि अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाता है तो बाकी के अप्लायंसेस भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो करंट की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है, तो सर्किट ओपन हो जाता है वहां पर। डिफरेंट अप्लायंसेज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, और हर एक अप्लायंसेज का अपना अपना करंट है, ठीक है ना। जैसे हीटर है, गीजर है, इनको ज़्यादा करंट चाहिए, बल्ब है इसको कम करंट चाहिए, तो सबके जो करंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। लेकिन सबको अगर हमने मान लीजिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया, देन दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। एज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन ईच रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों सही तरीके से काम नहीं करेंगे? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो सेम है, ठीक है ना, जो फ्लो ऑफ करंट है वो सेम है। यही हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि आई करंट ही फ्लो कर रहा है तीनों के अंदर। तो मान लीजिए R1 जो है बल्ब है, R2 जो है कोई गीजर है, ठीक है ना, तो बल्ब का करंट अलग होगा, गीजर जो जिस करंट पे काम करता है वो अलग होगा, लेकिन दोनों के लिए करंट क्या है? सेम जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज के अंदर कि सेम करंट अप्लाई होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो अप्लायंसेज जो आपके प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो ये तो थे फायदे और नुकसान सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। और आप लोग जो घरों में जो यूज़ करते हो, पावर सप्लाई जो आप घरों में जो यूज़ करते हो वो कैसी करते हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप जितने भी अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो, ठीक है ना। जो घरों में आपकी फिटिंग होती है वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। क्लियर है? क्योंकि सारे के सारे अप्लायंसेज आपके इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं लाइव और न्यूट्रल वायर के साथ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे अप्लायंसेज एक ही साथ चलते हैं आपके घर पे, जैसे आप किसी टाइम बल्ब ऑफ कर देते हो, फैन ऑन रखते हो, ठीक है ना, तो वो अलग अलग ऐसे पॉसिबल है। लेकिन अगर सीरीज में अगर करते तो अगर सारों को एक साथ ऑन करना पड़ता, और अगर एक भी काम नहीं करता तो पूरी की पूरी चेन जो है वो खराब हो जाती। लेकिन पैरेलल के कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको बल्ब भी खराब हो गया तो आपका फैन चलता रहता है, ठीक है ना।
तो इफ एनी अप्लायंस कनेक्टेड इन पैरेलल डज नॉट वर्क, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाता है तो बाकी के अप्लायंसेस की परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मान लीजिए ये करंट जो है इसमें I1 I2 I3 गया, अब मान लीजिए R1 जो लोड है ये आपका खराब हो गया, ठीक है ना, ये खराब हो गया, ये बल्ब जो है खराब हो गया R1 वाला, तो R2 और R3 क्या है, ये चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट सप्लाई चालू रहेगी, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सबकी करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसी हिसाब से करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गीजर है, R2 की जगह पे हमने गीजर लगा दिया, तो गीजर की करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा करंट चला जाएगा। यहाँ बल्ब है, तो बल्ब की करंट की रिक्वायरमेंट कम है, तो R1 जो करंट कम जाएगा। ऐसे R3 कुछ और चीज़, आपने टोस्टर वगैरह लगा दिया, उसकी करंट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो R3 से अलग करंट जाएगा। तो करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, लेकिन ओवरऑल जो करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 वो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा, जो पीछे से जो सप्लाई आपको मिल रही होगी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच डिवाइस रिसीव्स इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को बराबर क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। हैंस दे कैन ड्रॉ करंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है पैरेलल के केस में, ठीक है ना। तो वो जो उनकी करंट की रिक्वायरमेंट है वो उनको उस हिसाब से वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़े फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो किस किस के बीच में निकालना है? जैसे मान लीजिए नाम दे दीजिए इसको ए पॉइंट दे दीजिए ए, और ये हो गया बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो करंट देखिए, मान लीजिए ए हमारा पॉजिटिव है और बी हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए हमारा पॉजिटिव है और बी हमारा नेगेटिव है, तो ए से करंट गया, ठीक है ना, यहाँ से करंट गया। अब देखिए यहाँ पे नोड आ गई, तो नोड में करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर करंट चला गया और इधर करंट चला गया, ठीक है ना। अब जो इधर करंट गया है, आगे ये क्या ओपन सर्किट है, तो इससे आगे जा नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो करंट का कहाँ जाएगा? इधर से जाएगा आपका, और यहाँ पे आप उसको देख रहे हो। तो ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप बैटरी से जैसे मान लो जोड़ोगे, तो ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का और ये नेगेटिव एंड है, तो बैटरी से आपने जोड़ दिया, तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किट क्या होता है। तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, और इधर इसका कोई तुक बैठता नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया। तो अपन कौन सा लेंगे? इसको ए, और इसको मान लीजिए सी, और इस पॉइंट को मान लीजिए डी। तो ए सी डी बी, ये आप पकड़ोगे आप, ठीक है ना। तो अब देखिए करंट इसमें क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है, क्योंकि वही करंट जा रहा है इधर और फिर वही करंट इधर आ गया, तो इसका मतलब सेम करंट जाता है, और सेम करंट किस में जाता है? सीरीज में। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है? सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 7 + 5 ओम। तो 7 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 12 ओम। तो ये आपकी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में देखना है आपको, इन दो नोड्स के बीच में। तो करंट क्या है? यहां से फ्लो करेगा, तो ये करंट गया आई, ठीक है, ये करंट गया आई। अब देखिए आप, करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा ना, एक इसके लिए और एक दो नोड है। तो करंट हमेशा, अब देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए करंट हमेशा क्या करता है? इजी पाथ फॉलो करता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट के फ्लो को अपोज करती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो ये करंट को अपोज करेंगी, और ये जो है यहाँ पे इस नोड में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट को कोई अपोजिशन मिलेगी नहीं। तो करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है? इजी पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे जाने के बजाय करंट कहाँ जाएगा? इस वाली रो में जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए सी और डी पॉइंट देती, तो सी और डी में करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमने कनेक्शन कर दिया, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा।
तो एक रेजिस्टेंस इस करंट को यहाँ मिली, दूसरी रेजिस्टेंस इस करंट को ये मिलती है 5 ओम की, ठीक है ना। तो 3 ओम, ठीक है ना, 3K हो गई है, 3000 ओम हो गई, और ये 5K यानी ये 5000 ओम है। और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, क्योंकि ये सेम करंट जा रहा है आई सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8K, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, 8K आ जाएगी। एंड नो करंट फ्लोज थ्रू CD में से आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज करंट ऑलवेज फॉलो इजी पाथ। तो इजी पाथ इसमें ये है विच हैज़ नो रेजिस्टेंस इन इट, जबकि C और D के बीच में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस अवेलेबल है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक पीस है वायर का जिसकी रेजिस्टेंस R है, और उस R रेजिस्टेंस के वायर को हमने 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है ना। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और उन सभी पार्ट्स को हमने क्या कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डैश, तो हमें रेशियो निकालना है, R और R डैश का रेशियो निकालना है। क्या होगा, तो एक वायर है हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस R है, और उस वायर के हमने 5 बराबर टुकड़े कर लिए, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R/5, क्योंकि 5 टुकड़े कर लिए ना, और टोटल का रेजिस्टेंस R थी, तो एक टुकड़े की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R/5। ऐसे दूसरे की R/5, तीसरे की R/5, चौथे की R/5, पांचवी की R/5। तो R/5 सबको ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाता है, R आ जाता है, ठीक है। तो हमने 5 अलग अलग टुकड़े कर लिए, और हर एक टुकड़े की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसकी R इक्विवेलेंट निकालनी है, जो कि यहाँ पे R डैश दिया है, तो R इक्विवेलेंट निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालोगे आप, तो ये सारी की सारी पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा, ये सब ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड होंगी, रेसिप्रोकल की फॉर्म में ऐड होंगी ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1, इसको R2 मान लो, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और जो R इक्विवेलेंट है ये इसकी सबकी है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लेना है, इसको R डैश लेना है। तो 1/R डैश हो जाएगा, और ये सारी जितनी भी हैं 1/R1, तो R1 कितनी है यहाँ पे, R/5। तो R1 की जगह आप क्या रखोगे, R/5। तो जो 5 है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना बन गया, 5/R। तो ये सबकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे, 5/R। तो देखिए ये यहाँ से R कॉमन आ जाएगा सबका, और ऊपर वाले सब ऐड हो जाएंगे, तो 25/R हो गया। अब रेशियो क्या निकालना है, R/R डैश। तो R को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R/R डैश हो जाएगा किसके बराबर, 25। तो ये आपकी ये रेशियो आ गया। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स दिस एंड दिस। तो 9 वोल्ट की बैटरी है, और वो सीरीज में लगी है, इन रजिस्टर के साथ लगी है, और ये रजिस्टर सारे क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द, तो हमें निकालना है कि 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। तो इन सभी रजिस्टर्स को हमें क्या जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और ये 12 ओम, इन सबको हमने सीरीज में जोड़ दिया, और ये इन सबको हमने सप्लाई कितनी दी है, 9 वोल्ट। तो अब देखिए सीरीज में हमें पता है करंट सेम फ्लो करता है, सेम ही करंट फ्लो करेगा। तो अब पूछा क्या, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो ये कंफ्यूज करने का तरीका है, ठीक है ना। एज सच 12 ओम रजिस्टर में कोई स्पेशल करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, एक ही करंट फ्लो करता है। तो कहने का मतलब आपको निकालना है क्या है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम कर देंगे, तो इन सबको ऐड कर दो, 0.2, 0.5, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने से कितना आ जाएगा,
इन सबको ऐड करना है। ऐड करने से कितना आ जाएगा 13.4 ओम। तो ये हो गई आर की वैल्यू, ये हो गई वी की वैल्यू, आई हमें निकालना है। तो ओम्स लॉ लगा दोगे आप, वी इक्वल्स टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, वी दे रखा है, आर हम निकाल ही चुके हैं ऐड करके। तो ये कितना आ जाएगा 0.671 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। और यही आई करंट जो है सबके अक्रॉस जा रहा है। क्लियर है? ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि रेजिस्टेंस सारे ऐड हो जाएंगे तो ये आर हो जाएगा, और आई जो है करंट जो है सेम फ्लो करता है। तो क्वेश्चन में अगर 12 ओम के अक्रॉस पूछा हो या 0.2 ओम के अक्रॉस पूछा हो या 0.3 ओम के, किसी के अक्रॉस भी पूछे तो करंट वही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। किस 176 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है ना, और ऐसे कितने रजिस्टर्स हम पैरेलल में जोड़ें, ठीक है ना, कि उसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो 5 एम्पियर, और सप्लाई लाइन कितनी है 220 वोल्ट। तो हमें एन नंबर ऑफ रजिस्टर निकालने, कितने रजिस्टर्स हम जोड़ेंगे 176 ओम के। तो कैसे जोड़ोगे आप, तो करंट हमें दे दिया 5 एम्पियर, वोल्टेज दे ही रखा है, तो V क्या होता है आई आर, तो यहां से हम R निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो R कितनी आ जाएगी 44 ओम। यानी कि हम जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, उन सब की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 44 ओम होगी, ठीक है ना। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी 44 ओम होगी। अब मान लीजिए हम कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं, एन रजिस्टर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो पैरेलल में क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 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 1 अपॉन आर एन, ऐसे चलेगा। लेकिन R1 R2 R3 ये सब क्या है, इक्वल ही हैं, क्योंकि 176 ओम है हर एक की वैल्यू। तो ये हम सबकी हम R1 R2 R3 रखने की बजाय हम क्या रख देंगे R ले लेंगे सबको, और n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो इसको कंबाइन करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा n अपॉन r। तो अब n की वैल्यू हमें निकालनी है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो ये r हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r अपॉन r इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो r की वैल्यू कितनी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176 ओम, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी 44 ओम। तो दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यानी कि हमें कितने रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, 4 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। 176 ओम के 4 रजिस्टर्स हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे, जिस वजह से उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 44 ओम और करंट उसमें से फ्लो करेगा 5 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has 2 resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the 3 cases? तो हमें 3 अलग अलग केस लेने हैं। एक हमने क्या कर दी, हॉट प्लेट ले ली एक इलेक्ट्रिकल ओवन की, ठीक है ना, और वो कनेक्ट जो 220 वोल्ट सप्लाई के साथ वो जुड़ी हुई है, और उसके साथ 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना, 2 रेजिस्टेंस कोयल है A और B, और दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है 24 ओम है, ठीक है ना। और 3 तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, एक बार तो हमने सेपरेटली जोड़ा, एक बार उनको सीरीज में जोड़ा, और एक बार उनको पैरेलल में जोड़ा। तो तीनों ही केस में हमें बताना है कि करंट जो है कैसे फ्लो करेगा। तो जब आप अलग अलग जोड़ोगे तो R कितनी है 24 ओम, और वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रहे हो 220 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है ना, एज पर ओम्स लो। तो V दे दिया 220, R दे दिया 24, तो करंट कितना गया 9.166 एम्पियर। ये आ जाएगा जब आप उसको सेपरेटली जोड़ रहे हो, ठीक है ना। फिर जब आप सीरीज में जोड़ देते हो, ठीक है ना, सीरीज में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंस। तो हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 24 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी सीरीज में 24 प्लस 24, तो ये 48 ओम हो गई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में ये आ गई, वोल्टेज वही रहेगा 220 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है, सॉरी इंडिविजुअल रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो हम सप्लाई दे रहे हैं V
220 वोल्ट ही दे रहे हैं, तो ओवरऑल टोटल वोल्टेज यही रहेगा। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस, तो 220/44, तो ये आ जाएगा करंट 4.58 एम्पियर। और जब पैरेलल में जोड़ेंगे इन दोनों कोयल्स को, जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, 1/24 प्लस 1/24, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आता है 1/12, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 ओम, वी दे रहेगा 220 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट आ गया 18.33 एम्पियर। तो तीनों केसेस में देखिए अलग अलग करंट आ रहा है, ठीक है ना। सेपरेटली जोड़ेंगे तो ये करंट आएगा 9 पॉइंट समथिंग एम्पियर, सीरीज में जोड़ देंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट क्या हो गया, कम हो गया, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स,